देखिए सपोज करिए कि यू आर थर्स्ट, यानी कि आपको प्यास लगी है, तो अब आप क्या करेंगे? या तो आप बैठे रहें और प्यासे रहें, ठीक है, परेशान होते रहें, टेंशन में रहें, या फिर आप उठेंगे, किचन में जाएंगे, पानी का बोतल उठाएंगे और आप पानी पिएंगे, यानी कि आपके नीड को फुलफिल करेंगे, यानी उस थर्स्टी को, उस प्यास को बुझाएंगे पानी पी के। क्लियर? तो यही चीज़ मोटिवेशन होता है, यानी कि आप किसी काम को करने की इच्छा आपके अंदर है कि नहीं है, और कितनी इच्छा है, आप उस काम को कितने लगन से करते हो, वही चीज़ मोटिवेशन होती है। और अगर आपको काम करने की लगन ना हो, कोई भी चीज़ है, प्रॉब्लम है, फिर भी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप डिमोटिवेटेड होते हो। ठीक? तो मोटिवेशन क्या हो गया? मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल। यानी कि आपको कोई नीड है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप जो है कितना इंटेंस और परसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं। अब देखिए इंटेंस मतलब क्या हो गया, यानी हाउ हार्ड पर्सन ट्राइज, कितने हार्ड आपने कितनी मेहनत की उसके लिए। आपको एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लेके आना है, लेकिन आप जो उसके लिए पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, दिन में सिर्फ 1 घंटे पढ़ ले रहे हो, तो ऐसे में आप जो है फर्स्ट डिवीजन नहीं आती, यानी कि यहाँ पे आपने इंटेंस यानी हार्ड वर्क नहीं किया। एंड परसिस्टेंस एफर्ट मतलब कि क्या हो गया कि कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट, यानी कि आपने आज पढ़ा, 3-4 दिन पढ़ा ही नहीं, उसके बाद फिर 4-5 दिन में पढ़ रहे, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद पढ़ रहे हो, तो नहीं, आपकी एफर्ट में कंटिन्यूटी नहीं है। तो यही जो विलिंगनेस होती है किसी भी पर्सन की गोल को अचीव करने के लिए, जो इंटेंस और परसिस्टेंट एफर्ट लगाता है, यानी हार्डवर्क और लगातार काम करता है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा आईएएस पीसीएस के एग्जामिनेशन देने वाले तो सभी लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो एक बार अटेम्प्ट दिया, एक अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, फेल होने के बाद जो मोटिवेट होगा वो दोबारा से उस एग्जाम के लिए ट्राई करेगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, या मोटिवेशन के अंदर कमी होती है, विलिंगनेस नहीं होती, तो वो छोड़ देते हैं, यानी कि एक बार दिए, फेल हो गए, दोबारा देंगे नहीं। लेकिन जो मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, वो दोबारा से ट्राई करते हैं। तो ये मोटिवेशन की लेवल, यानी कि हाईली मोटिवेटेड है या लेस मोटिवेटेड है, वो उसकी जो इंटेंस, यानी कि जो कितनी बार काम करना चाहता है, कितनी बार वो एफर्ट लगाता है, कितना एफर्ट लगाता है, उस पर डिपेंड करता है। जो बार बार ट्राई कर रहा है, जब तक कि वो सफल नहीं होगा तब तक वो काम करेगा, उसको हाईली मोटिवेटेड कहेंगे। लेकिन जिसने एक बार ट्राई किया और फेल हो गया हो, तो वो क्या है, वो डिमोटिवेटेड है। ठीक है, तो डिमोटिवेट हो गया, अब उधर कहीं और चला जाएगा। तो मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल। किसी डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप हार्डवर्क और कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं, और उसकी इच्छा आपके अंदर है भी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन होते हैं, कहते हैं। तो अब मोटिवेशन दो तरीके से होता है, यानी कि एक तो खुद, यानी कि इंटरनल होता है, ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। अगर इंटरनल नहीं है, तब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लेके आते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोटिवेटर। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हो गया, इट इज वॉट कॉज यू टू एक्ट। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की वजह से ही आप कोई काम करते हो। प्यास लगी, प्यास को बुझाना है, तो आप किचन में गए, आपने वो पानी पिया, तो ये मोटिवेशन है। सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, तो आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया ऑफिस में। आपको फर्स्ट रैंक लाना है, यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक लाना है, तो आपने जी भर के मेहनत करके पढ़ाई किया, एग्जामिनेशन अच्छे से दिया, और आप जो है यूनिवर्सिटी में रैंक लेके आए। तो ये मोटिवेशन ही है। मोटिवेशन ना हो तो आप काम ही नहीं करोगे। ठीक है, तो चाहे वो ग्लास ऑफ वाटर लेना हो, या फिर आपको बुक पढ़नी है नॉलेज को गेन करने के लिए, ये सब मोटिवेशन की वजह से ही होता है, इसी वजह से आप काम करते हो। ठीक है, तो मोटिवेशन जो वर्ड है, ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड मूवेर से, और इसका मतलब होता है टू मूव। यानी कि मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो आप मूव करोगे, आगे ही जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप एक जगह पड़े रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, कोई गोल को अचीव करने की कोशिश नहीं करोगे। तो मोटिवेशन लैटिन वर्ड मूवेर से डिराइव हुआ है, और इसका मतलब होता है टू मूव। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव फोर्सेस, इन सभी चीज़ों से जो है अफेक्ट होता है, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है, और इसी वजह से आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। क्लियर? तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन विलिंगनेस है किसी भी पर्सन का। तो विलिंगनेस क्या होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। तो मोटिवेशन क्या है, साइकोलॉजिकल टर्म है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। इसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो किसी एम्प्लॉय पे या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर। ये साइकोलॉजिकल है, इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉय। ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के अंदर आता है कि उसे कोई काम करना है। ठीक है, तो अब इसको ऑटोमेटिकली कोई काम करना है, ये अंदर लाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेटर का यूज करते हैं। मोटिवेटर यानी कि समथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड, यानी कि कोई ऐसी चीज जो एम्प्लॉय की, जो इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई करे, उसको मोटिवेटर कहते हैं। और उसको देख के वो क्या करता है, वो काम करना स्टार्ट करता है। उसके अंदर एक फीलिंग आएगी, विलिंगनेस आएगी कि हाँ मुझे काम करना चाहिए। अब सपोज करिए आपको 50,000 रुपए चाहिए, तो 50,000 रुपए करने के लिए, 50,000 रुपए पाने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि इस टास्क को आप एक दिन में कंप्लीट करें, तो आप एक दिन में उस टास्क को कंप्लीट करें, कि आपके अंदर इच्छा जागी कि हाँ मैं इस काम को एक दिन के अंदर कंप्लीट करूंगा, जिससे कि मुझे वो 50,000 रुपए मिल जाए। इसी तरह बच्चों में आप देखिए, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, कि बच्चे से कहा जाता है कि बेटा अगर आप जो है 12th में
फर्स्ट डिवीजन 90% लेके आओगे तो मैं आपको बाइक या स्कूटी दिलवाऊंगा। तो ये चीज़ क्या है, ये मोटिवेटर है। तो बाइक स्कूटी क्या हो गया, मोटिवेटर। और इससे आपने क्या किया, विलिंगनेस उस स्टूडेंट के अंदर, उस बच्चे के अंदर विलिंगनेस जगाई कि वो जो है एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करे, जिससे कि वो 90% लेके आ सके। तो दैट इज मोटिवेशन। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, मोटिवेटिंग। मोटिवेट किया ना, आप पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मोटिवेट किया कि बेटा अगर आप ये काम करते हो तो आपको जो है ये अवार्ड मिलेगा। तो वो जो अवार्ड मिलेगा वो मोटिवेटर हुआ, और उसका यूज करके आपने उसके अंदर मोटिवेशन किया, मोटिवेशन उसके अंदर विलिंगनेस जगी, विलिंगनेस जगने के बाद उसने एग्जामिनेशन अच्छे से पास किया, 90% लेके आया। तो वही चीज मोटिवेटिंग कहते हैं। मोटिवेटिंग क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग अदर टू एंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग मोटिवेटर्स। तो पेरेंट्स ने मोटिवेटर प्रेजेंट किया। मोटिवेटर क्या प्रेजेंट किया कि आपको जो है बाइक या स्कूटी मिलेगी अगर आप जो है 12th में 90% लेके आओगे। तो अब इसको सुनकर जो है वो पर्सन, वो बच्चा जो है, वो चाहे लड़का चाहे लड़की, वो दोनों क्या हुए, मोटिवेट हुए कि हाँ मैं 90% लेके आऊँगा, तब मुझे वो मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि मुझे बाइक या स्कूटी चाहिए थी, वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये मोटिवेशन कहलाता है। क्लियर। तो मोटिवेटर क्या हो गया, समथिंग दैट सेटिस्फाई दी नीड्स। तो नेचर क्या होगा मोटिवेशन की हम बात करें तो बेस्ड ऑन मोटिव। ये क्या है, मोटिवेशन मोटिव्स पे बेस्ड होता है, नीड पे बेस्ड होता है। अगर बच्चे को बाइक की जरूरत ना हो ना तो वो फिर करेगा ही नहीं। बच्चे को बाइक की जरूरत होती है, इसलिए वो क्या करता है, वो मेहनत करता है। तो मोटिव्स, ये जो मोटिवेशन है वो नीड पे डिपेंड करता है, यानी कि कोई ना कोई नीड फुलफिल होती है तभी हम मोटिवेट होते हैं। क्लियर। दूसरा अफेक्टेड बाय मोटिवेटिंग, यानी कि ये मोटिवेशन जो है मोटिवेटिंग से अफेक्टेड होता है। आप सपोज करें कि आप जो है डल हैं, यानी आप पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं से आपको रिवॉर्ड का दिख गया कि पेरेंट्स ने बोला कि बेटा अगर 90% लाए तो आपको बाइक मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मोटिवेटिंग हुई। तो अब आपके अंदर मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर विलिंगनेस जगी, अब आप जो है मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो। तो मोटिवेटिंग से भी अफेक्ट होता है मोटिवेशन। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि मोटिवेशन में कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए आप जो है काम करते हो, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है मोटिवेशन। और इंपॉर्टेंट चीज़ की रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, ये क्या है, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, कोई ना कोई नीड यहाँ पे फुलफिल होती है। यानी कि आपने मेहनत की, एग्जामिनेशन पास करके 90% लेके आए, तो एक तो 90% लेके आए वो आपका आया ही आया, साथ ही साथ आपको बाइक भी मिला, तो आपकी नीड भी सेटिस्फाई होती है। तो मोटिवेशन की नेचर होता है। अब बात कर लें टाइप ऑफ मोटिवेशन की, तो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है मोटिवेशन को। तो एक तरीका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। वो कैसा होगा, पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी कि आप रिवॉर्ड देके, यानी कि उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव तरीके से आप मोटिवेट करते हो कि आपको अगर आपने ये काम किया तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे बच्चे को पेरेंट्स ने बोला कि अगर आप 90% लाते हो तो आपको बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, तो वो रिवॉर्ड हुई, पॉजिटिव मोटिवेशन। वहीं पर अगर आप ये कहते कि अगर 90% लेके नहीं आए तो तुम्हें घर से निकाल देंगे या फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन कहलाता। दोनों में एक में वो खुशी खुशी करता, दूसरे में वो डर के करता, लेकिन करता दोनों में काम। उसके अंदर विलिंगनेस आती कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, और पॉजिटिव वाले में भी उसके अंदर विलिंगनेस आती है, हाँ मुझे ये काम करना है नहीं तो मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में ही है, लेकिन एक जगह पॉजिटिव मोटिवेशन, एक जगह नेगेटिव मोटिवेशन है। तो थ्रू रिवॉर्ड और थ्रू पनिशमेंट। इसी तरीके से दूसरे तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं मोटिवेशन को, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए इंट्रिंसिक यानी कि इंटरनल, तो कुछ आप अपने अंदर अपने आप को पाने के लिए, अपने आप को जैसे अचीवमेंट पाने के लिए जो है आप मेहनत करते हो, तो वो चीज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। वहीं पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि जब आप किसी बाहर की चीज़ों को देख के मोटिवेट होते हो या बाहर की चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हो। जैसे कंपटीशन, मुझे उस लड़के से आगे जाना है, तो ये कंपटीशन, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन, मुझे अपने लिए अचीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे एंजॉय करना था, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये भी दोनों अलग तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल यानी कि अपने अंदर इंटरनल फैक्टर्स। दूसरा तरीका है तीसरा, दैट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, यानी कि फाइनेंशियल जहां पे पैसा दे के, यानी कि कुछ ना कुछ मॉनेटरी इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल यानी कि वहाँ पे पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको ट्रॉफी, रिकॉग्निशन, जो है सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। यानी कि बॉस ने बोला कि ये काम करेंगे आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा, तो आपने काम किया 10,000 रुपये मिल गए थे, फाइनेंशियल हो गया। नॉन फाइनेंशियल, अगर आपने ये काम किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा, रिकॉग्निशन दिया जाएगा, तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो गया। तो ये टाइप होते हैं मोटिवेशन के। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है। तो अगर आप यहाँ पे पूरा अभी तक समझे होंगे तो आसानी से प्रोसेस समझ आएंगे। देखिए क्या हुआ कि आपने जो है, आपके पास एक नीड थी,
नीड क्या थी कि आपको जो है पानी पीना, पानी थर्स्टी है तो आपको पानी पीना है, तो वो नीड जनरेट हुई। तो नीड जनरेट होने के बाद आपके पास क्या हुआ, टेंशन आया कि प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, परेशान हो रहे हैं, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो टेंशन जनरेट हुआ। तो टेंशन जनरेट होने पे आप क्या करते हैं, आप उठते हैं, किचन में जाते हैं और पानी का बोतल उठाते हैं और पानी पीते हैं, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि उस नीड को, उस थर्स्ट को बुझाने के लिए आपने किचन में गया, पानी का बोतल उठाया और आपने पानी पिया। तो यही चीज़ क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। और उसके बाद फिर आपका जो थर्स्टी है, यानी जो आप प्यासे थे, वो आपकी प्यास बुझती है और आपको अच्छा लगता है, सेटिस्फाई होते हैं आप। तो दैट इज नीड सेटिस्फेक्शन। यही प्रोसेस होता है मोटिवेशन का। क्लियर, कि कोई ना कोई आपकी नीड होती है, उस नीड की वजह से आपको टेंशन होता है और टेंशन को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए आप कोई ना कोई काम करते हो, उस काम से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो सेटिस्फैक्शन पूरा है या कम है, वो एक फीडबैक जनरेट होता है आपके माइंड में और उसके हिसाब से दोबारा से आप उस काम को करते हैं। आप सपोज करें कि किसी एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट चाहिए था। अब उसने मैनेजमेंट के सामने रखा है, मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर आप ये टास्क 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दो तो आपको 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब उसने 1 महीने के अंदर वो टास्क को कंप्लीट किया, मैनेजमेंट ने सिर्फ उसका 50,000 इंक्रीमेंट्स किया, 1 लाख नहीं किया। तो अब ये क्या है, 1 लाख नहीं किया, तो ये फीडबैक जब आता था, यानी मुझे 1 लाख चाहिए था लेकिन उन्होंने 50,000 किया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहता है। सेटिस्फैक्शन इस चीज़ करेगा कि हाँ बढ़ी, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन इस चीज़ करेगा कि जितना वो चाहता था उतनी नहीं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी। तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर टेंशन आती है, फिर आप जो है उससे रिलेटेड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करते हो। तो यही प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन था। आपको नीड होगी, नीड की वजह से टेंशन होगा, टेंशन की वजह से आप जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप जो है शो करोगे और आपकी नीड को सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई आधा हुआ, पूरा हुआ, वो फीडबैक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो दोबारा से मेहनत करोगे। क्लियर, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं आईएएस पीसीएस का एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन आईएएस ना होने की वजह से पीसीएस हो जाते हैं, तो पीसीएस वाले फिर से मेहनत करते हैं कि आईएएस का एग्जामिनेशन दे। तो ये मोटिवेशन है, तो वो चलता रहता है। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि एक मोटिवेशन थ्योरी है। तो यहाँ पे नाम से क्लियर होगा कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी को किसने दिया है, मैस्लोज। इनका पूरा नाम है अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो या एच मैस्लो, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने क्या कहा कि जो मोटिवेशन होता है पीपल का, वो डिपेंड करता है उस पर्सन की नीड पे। प्रपोज दैट मोटिवेशन ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन देयर नीड। तो हमने मोटिवेशन की डिफिनेशन पढ़ी थी, आपने डिफिनेशन और मीनिंग और प्रोसेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मोटिवेशन की डिफिनेशन थी कि मोटिवेशन इज द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल, यानी किसी डिजायर्ड गोल को, किसी डिजायर्ड नीड को फुलफिल करने के लिए जब कोई पर्सन कंटिन्यूअस और हार्ड वर्क करता है तो वही उसका मोटिवेशन कहलाता है। और जब कोई पर्सन को, जब पता है आपको कि हाँ आपको ये गोल अचीव करना है लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं करते तो आपको डिमोटिवेटेड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, मोटिवेटेड पर्सन, डिमोटिवेटेड पर्सन। मोटिवेटेड पर्सन किसको कहते हैं, जो लगातार मेहनत करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। डिमोटिवेटेड, जिसको पता है कि गोल क्या है लेकिन वो मेहनत नहीं करता उसको के लिए। तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में वही चीज़ कही गई है कि जो मोटिवेशन होता है पर्सन का, पीपल का, वो डिपेंड करता है उसके नीड पे। और ये नीड जो है उसको हम अरेंज कर सकते हैं हायरार्की में, यानी कि हायरार्की ऑर्डर में, यानी कि बेसिक नीड्स टू हायर नीड्स में जो हम उसको अरेंज कर सकते हैं, लोअर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। और तो मैस्लोज ने जो नीड हायरार्की थ्योरी में 5 कैटेगरी की नीड को जो है आइडेंटिफाई किया, उसको हायरार्की में अरेंज किया, जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को डिक्टेट करती है। तो 5 कैटेगरी के ह्यूमन नीड्स कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि बेसिक नीड है, जिसके बगैर जो है इंसान जीवन नहीं जी सकता है। बेसिक नीड्स है, उसके बगैर इंसान मर जाएगा। तो जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या है, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसको हम बेसिक नीड कहते हैं। इसको इंसान को चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर इंसान जीवन नहीं जी पाएगा, जीवित नहीं रहेगा। ठीक, जब उसकी बेसिक नीड, जो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स से, जब किसी भी पर्सन की ये बेसिक नीड पूरी हो जाती है तब वो नेक्स्ट हायर ऑर्डर के लिए जो है, नीड्स के लिए जो है मोटिवेट होता है। तो पहले क्या है, पहले बेसिक नीड को अचीव करने के लिए मोटिवेट होगा, फिर जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी होगी तो वो उसके अपर वाले नीड के लिए जो है मोटिवेट होता है। तो उसके अपर वाले नीड क्या है, सेफ्टी नीड, यानी कि जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो आप सेफ्टी नीड्स चाहिए होता है, यानी कि सेफ्टी, यानी कि जो हमें खाना पीना मिल रहा है ये लगातार मिलता रहे जब तक हमारा जीवन चलता रहेगा। तो सेफ्टी नीड, जैसे कि क्या होता है, पेंशन, हम पेंशन जब मिलता है तो हमारे अंदर एक सेफ्टी आता है, हाँ चलो हम अगर जॉब चली हुई, जॉब खत्म हुई हो जाएगी तो हमारे पास पेंशन आता रहेगा, यानी कि हमारे पास इनकम का सोर्स रहेगा। इंश्योरेंस क्या है कि ये भी एक सिक्योरिटी का नीड देता है आपको कि हाँ चलो हमारे पास इंश्योरेंस है, कभी कोई दुर्घटना घटती है तो हमें पैसा
मिल जाएगा। तो ये सेफ्टी की नीड्स का जो है फुलफिल करता है, तो ये मोटिवेशन है। फिर जब सेफ्टी नीड भी इंसान की पूरी होती है तो वो फिर नेक्स्ट जो नीड है उसके लिए मोटिवेट होता है, यानी बिलोंगनेस एंड लव नीड, यानी कि इसको कहते हैं सोशल नीड। इसको क्या कहते हैं? सोशल नीड, जहाँ पे आप फैमिली फ्रेंड रिलेशनशिप डेवलप करते हो, तो वो नीड भी, क्योंकि कोई भी पर्सन अकेला नहीं रह सकता है, उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, ये सब कोई ना कोई उनको चाहिए होता है साथ में। तो वो नीड के लिए जो है मोटिवेट हो, जब वो नीड पूरी हो जाती है उसकी, तब वो नेक्स्ट ऑर्डर के नीड के लिए जो है मोटिवेट होता है, दैट इज एस्टीम नीड, यानी कि वो अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपनी अकम्पलिशमेंट के लिए जो है वो मेहनत करता है, मोटिवेट होता है। जब उसकी वो नीड भी पूरी होती है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो फिफ्थ नीड है, हायर ऑर्डर नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करना चाहता है, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को दिखाना चाहता है, तो वो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज आता है। तो ये 5 ऑर्डर की नीड है। तो मैस्लोज ने कहा कि जब उसके इंसान की, किसी भी पर्सन की जब बेसिक नीड पूरी होती है तो वो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए मोटिवेट होता है। नेक्स्ट ऑर्डर की नीड जब पूरी हो जाती है तो वो उसके नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, नीड के लिए मोटिवेट होता है, तो उसका मोटिवेशन चेंज हो जाता है। अब जो फिजियोलॉजिकल नीड है कैसे पूरी होगी? तो फिजियोलॉजिकल नीड पर तो ऑब्वियस बात है कि फुलफिल्ड बाय पेइंग एडिक्वेट रेम्यूनरेशन फॉर वर्क डन, यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसको इस लेवल तक का रेम्यूनरेशन, यानी कि पेमेंट, वेजेस, सैलरी दे रहे हैं, जिससे कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी है तो वो मोटिवेट रहेगा। क्लियर? तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स इसके थ्रू पेमेंट होती है। अब कहीं पे कोई पर्सन जॉब कर रहा है, उसको इतनी सैलरी नहीं मिल रही है कि उसकी जो बेसिक नीड है वही पूरी हो पाए, तो वो बट ऑब्वियस बात है कि क्या करेगा, वो जॉब को क्विक कर देगा या फिर सेटिस्फाई नहीं होगा और मोटिवेट नहीं रहेगा, काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए रेम्यूनरेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाए। उसके बाद सेफ्टी नीड आती है। तो सेफ्टी नीड कैसे फुलफिल होगी? बट ऑब्वियस होता है कि जॉब सिक्योरिटी, यानी कि आपके अंदर ये डर ना रहे कि मेरी जॉब जा सकती है। पीएफ, यानी कि आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है कि इकट्ठा पैसा आपको कुछ सालों बाद मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छा कोई बड़ा काम कर सकते हैं। पेंशन आपको मिल जाएगी कि हाँ, एक सिक्योरिटी की नीड आती है कि चलो हमें पेंशन मिलेगी, हमारा खर्चा चलेगा। इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस रहता है तो हमारे पास सिक्योरिटी रहती है कि हाँ, हमारा कुछ भी होगा तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड को फुलफिल करते हैं। जब ये नीड पूरी होती है तो नेक्स्ट नीड के लिए जो है मोटिवेट होता है, दैट इज सोशल नीड, यानी कि बिलोंगनेस, यानी कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो ऐसा ग्रुप क्रिएट करना, हार्मोनियस ग्रुप क्रिएट करना, जहाँ पे लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर सके, अच्छे से काम कर सके, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है? तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, आपके कलीग्स, ये सब क्या है, सोशल नीड होती है। जब ये सोशल नीड भी अचीव हो जाती है किसी की, तो वो फिर नेक्स्ट नीड यानी एस्टीम नीड के लिए जाता है। तो एस्टीम नीड में क्या होता है कि यानी कि आपकी प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ एकम्प्लिसमेंट, यानी कि आपको रिकॉग्निशन मिला जा रहा है, ऑफिस में जो है आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जा रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सेल्फ एस्टीम नीड है, ये भी फुलफिल होती है। जब इंसान की ये नीड भी फुलफिल होती है तो वो नेक्स्ट जो है हायर लेवल नीड के लिए जाता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे वो उसको आप जो है मोटिवेट कर सकते हो कि चैलेंजिंग वर्क देकर या फिर अपॉर्चुनिटी देकर। क्या होता है कि हमारे पास कैलिबर तो होता है, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे एग्जाम्पल में, जहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, वो जो कर सकता था वो नहीं कर पाता है, तो वो क्विट करके दूसरी जगह पे चला जाता है। बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे कि उसके अंदर कैलिबर होता है लेकिन वो अपने कैलिबर को शो नहीं कर पाता, इसलिए वो जॉब को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो चैलेंजिंग वर्क और अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट हो। ठीक? तो ये मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में कहा कि जो ह्यूमन की, जो पीपल्स की नीड होती हैं, उस पर मोटिवेशन डिपेंड करता है, मोटिवेशन नीड पे डिपेंड करता है। और उस नीड को हम जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है बेसिक नीड, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, वो नीड पूरी होती है तो फिर सेफ्टी नीड की तरफ जाता है। सेफ्टी नीड पूरी होती है तो वो सोशल नीड के लिए मोटिवेट होता है। सोशल नीड जब पूरी हो जाती है तो वो एस्टीम नीड के लिए मोटिवेट होता है। और जब एस्टीम नीड के लिए होता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए मोटिवेट होता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे नॉर्मली लोग पीपल अचीव नहीं कर पाते हैं इसके लिए, इसको कंप्लीटली। तो ये जो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी थी। हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि मोटिवेशन थ्योरी है। तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, इन्होंने जो है मॉडल डेवलप किया 1959 में 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से, हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। तो इसमें जो है इसको आप जो है 2 फैक्टर थ्योरी, हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या फिर डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से भी हम जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 200 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लिया, जिसमें कि कुछ लोग हाईएस्ट हैप्पी थे, वहीं पे कुछ लोग लोवेस्ट सेटिस्फाइड थे, यानी कि बहुत कम सेटिस्फाइड थे, वहीं पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। तो सभी तरीके के इंप्लॉयज़ वहाँ पे प्रोफेशनल थे। 200 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया और उसके बेसिस पे उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट
मोटिवेशन को इम्प्रूव करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क प्लेस पे, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। एक को उन्होंने कहा हाइजीन फैक्टर, दूसरे को उन्होंने मोटिवेटिंग फैक्टर। तो आर्ग्यूज दैट देयर आर टू फैक्टर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एडजस्ट टू इन्फ्लुएंस मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस, यानी कि वो ये इंपॉर्टेंट दो फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क प्लेस में अगर उसको एडजस्ट करती है सही तरीके से तो वो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो एक था हाइजीन फैक्टर जिसको हम डिससेटिस्फायर भी कहते हैं, और वहीं पे दूसरा है मोटिवेटिंग फैक्टर जिसको हम सेटिस्फायर कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइजीन फैक्टर। तो अगर आप हाइजीन फैक्टर की बात करें तो इसको हम मेंटेनेंस फैक्टर या फिर डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। तो देखिए हाइजीन फैक्टर कहने का यहाँ पे क्या मतलब, हाइजीन यानी कि ये जॉब से रिलेटेड है, यानी कि जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे रिलेटेड चीजें हैं, रिलेटेड टू कंडीशन अंडर विच जॉब इज परफॉर्म्ड। तो मेंटेनेंस फैक्टर क्यों कहा गया इसको, क्योंकि अगर आपने इस फैक्टर को मेंटेन करके नहीं रखा, यानी कि जो लेवल होना चाहिए उससे अगर नीचे गया तो ये फिर जो है डिससेटिस्फाई कर देगा एम्प्लॉय को, इसी के लिए इसको क्या कहा गया, डिससेटिस्फाई भी कहा गया। तो वो कौन सी कंडीशन है, जैसे कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट कलीग्स के साथ कैसे रिलेशन है, सैलरी क्या है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, पर्सनल लाइफ कैसी है, वर्किंग कंडीशन और स्टेटस कैसा एम्प्लॉय का क्या है। तो अगर ये कंडीशन, ये जो कंडीशंस हैं जहां पे जॉब परफॉर्म की जा रही है, अगर ये कंडीशन अगर आप एक लेवल तक मेंटेन करके रखते हैं तो वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन अगर आपने उस लेवल से नीचे किया, यानी कि कोई भी डिक्रीज किया उस लेवल को, तो वो फिर वो है जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो नाम से क्लियर है कि मेंटेनेंस फैक्टर यानी कि एक रिजनेबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को इन फैक्टर्स को मेंटेन करके रखना होगा जिससे कि उनके एम्प्लॉइज सेटिस्फाई रहें, जॉब सेटिस्फैक्शन वहां पे रहे। तो नेसेसरी टू मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। अगर उस लेवल से आपने जो है इसमें कोई भी डिक्रीज किया, कोई भी कटौती की, कट किया, तो फिर आपके एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइंग हुए, यानी एनी डिक्रीज इन द लेवल विल डिससेटिस्फाई देम। यानी को कोई लेवल फिक्स है, उस लेवल से अगर आपने कुछ भी कटौती की तो इनको जो है डिससेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के केसेस में क्या हुआ कि लोगों की सैलरी आधी कर दी गई, आधी आधी सैलरी 50% 30% सैलरी पे लोगों को जो है उस ड्यूरेशन में दिया गया। तो ये क्या है, इस लेवल को उन्होंने कट किया, तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई हुए। और आपने देखा होगा कोविड में प्राइवेट जॉब में खासकर क्या हुआ कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ने स्विच कर दिया, यहां तक कि जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेंटेनेंस फैक्टर जो थी, हाइजीन फैक्टर था, उसमें कट कर दिया, तो एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन हुआ, उन्होंने स्विच कर लिया। तो और वहीं पे इंप्रूविंग दोज फैक्टर हेल्प टू डिक्रीज जॉब डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि अगर आप इसी फैक्टर्स को इंप्रूव करोगे, हाइजीन फैक्टर्स को, तो ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करेगा, यानी कि एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फाइड होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। तो हाइजीन फैक्टर्स ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपको मेंटेन करके रखना होता है। घटाओगे, कट करोगे तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा, बढ़ाओगे तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन हाँ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। लेकिन ज्यादा बढ़ाओगे तो वहां पे सेटिस्फैक्शन यानी मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, सेटिस्फाई रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर है मोटिवेटिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं सेटिस्फायर, यानी कि ये क्या है, ये सेटिस्फाई करता है एम्प्लॉय को। तो ये क्या है, ये रिलेटेड टू जॉब होता है, जॉब से रिलेटेड होता है, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आप जॉब तो कर रहे हो, आपको सारी चीजें हाइजीन फैक्टर वहां पे हैं, लेकिन आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, कोई एडवांसमेंट आपका नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कुछ नया चीज आपको सीखने को नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन कहीं नहीं मिल रही है। तो ये चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो अगर ये चीजें आप इंप्रूव करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर ये क्या है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और ये एक जॉब सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन अगर आप इसको डिक्रीज करते हो तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एनी डिक्रीज इन दिस फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फैक्शन। यानी क्या कि मोटिवेटिंग फैक्टर जो सेटिस्फायर होते हैं, अगर आप इसमें कोई डिक्रीज करोगे तो कोई कट करोगे तो ये एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये जो है एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करेगा, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो यूज्ड इन मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस। तो ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, सेटिस्फायर होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को हायर परफॉर्मेंस के लिए। हाइजीन फैक्टर्स क्या है, हाइजीन फैक्टर्स को आपको एक लेवल तक मेंटेन रखना है। अगर उसमें आपने कटौती की तो फिर आपके एम्प्लॉय को जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस गिरेगी। वहीं पे मोटिवेटिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जिसको आपको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज करेंगे तो ये मोटिवेट करेगा हायर परफॉर्मेंस के लिए, डिक्रीज करेंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी थी, मोटिवेटिंग फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को एक लेवल तक आपको मेंटेन करना है, मोटिवेटिंग फैक्टर को आपको इंक्रीज करना है, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज हाई परफॉर्मेंस दे। तो हाइजीन फैक्टर को हम डिससेटिस्फायर भी कहते हैं या फिर मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं, और मोटिवेटिंग फैक्टर को हम सेटिस्फायर भी कहते हैं। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या है। मोटिवेशन थ्योरी में आपने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें कि आपने देखा होगा कि 5 नीड्स होते हैं जो कि किसी को भी मोटिवेट करते हैं। दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसके बाद आपने
जो है हर्जबर्ग 2 थ्योरी फैक्टर पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हाइजीन फैक्टर होते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से मैकलैंड्स ने 3 नीड थ्योरी दिया था, जिसको हम 3 नीड फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो मैकलैंड जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका पूरा नाम था डेविड मैकलैंड। इन्होंने जो है नीड थ्योरी दी थी 1961 में, जिसको हम 3 नीड थ्योरी या फिर 3 नीड फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो मैकलैंड जो है वो हेनरी मुरे के जो टैक्सोनॉमी ऑफ नीड थी उससे मोटिवेट हुए थे, उससे इन्फ्लुएंस हुए थे, और वहीं से जो है इन्होंने ये 3 नीड फैक्टर थ्योरी दी थी। और ये उन्होंने कहा कि ये जो मोटिवेटर्स होते हैं ये इनहेरेंट नहीं होते हैं, यानी कि उनके अंदर परमानेंट नहीं होते। ये क्या है, ये डेवलप होते हैं थ्रू आवर कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम जो भी अपना कल्चर, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं या फिर जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ से डेवलप होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, कई लोग उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे उनके रिलेटिव होते हैं, तो वो खुश होते हैं। तो आपके अंदर एक एफिलिएशन की नीड चाहत होती है कि आप भी के लोग, आप भी जो है बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बने, आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार बने। इसी तरह से आप देखते हो कि कुछ लोग होते हैं जो पावर के पीछे भागते हैं और उनको पावर मिलती है तो वो बहुत ही मतलब कि शानो शौकत से सभी को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो आपके अंदर भी आती है नीड कि आपके पास भी पावर होनी चाहिए, तो आप जो है पुलिस बनना चाहते हैं या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर आप नेता बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो है आपकी नीड जो है डेवलप होती है। तो मैकलैंड ने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट नीड्स होती हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको लर्न नीड्स थ्योरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लर्न करते हैं अपने कल्चर से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। तो ये नीड हम लर्न करते हैं, उसके बाद ये जो है हमें मोटिवेट करती हैं। सो मैकलैंड्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज़ वन ऑफ द 3 मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स। तो सभी पर्सन में जो 3 मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स होते हैं उसमें से वो एक ना एक उनके अंदर जो है होता है। वो कौन सा है 3 मोटिवेटर्स? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। तो यही 3 नीड ही क्या कहलाते हैं? 3 नीड फैक्टर थ्योरी। जो मैकलैंड की 3 नीड फैक्टर थ्योरी वो यही 3 फैक्टर हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। अब नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या हुआ? नीड फॉर अचीवमेंट मतलब कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, टू अचीव समथिंग यूनिक, टू स्ट्रगल टू अचीव सक्सेस। यानी कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हो? जब आपको कोई टास्क मिलता है और उस टास्क को कंप्लीट करके आपको अचीवमेंट की फीलिंग आती है तो आप उस चीज़ के लिए काम करते हो। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं वो मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, यानी कि उनको अचीव करना होता है तो वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं, लेकिन मॉडरेट होता है। इमीडिएट फीडबैक टू वर्क परफॉर्मेंस, इनको क्या चाहिए होता है कि तुरंत वर्क परफॉर्मेंस, जो भी इन्होंने कुछ परफॉर्म किया, कोई काम किया है तो उसका फीडबैक तुरंत इनको चाहिए होता है। जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते होंगे कि वो जब एग्जाम देके आते हैं तो उसके अगले दिन ही पूछना शुरू कर देते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि उनको अपनी जो उन्होंने जो मेहनत की है, जो वर्क किया है, जो परफॉर्मेंस दी है, उसका फीडबैक उनको तुरंत चाहिए होता है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट इनके अंदर होती है कि उनको अच्छा लगता है कि मैंने हाँ ये चीज़ हासिल कर दी है, अचीवमेंट, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशन विद द टास्क अंटिल दीज आर कंप्लीट सक्सेसफुली, और ये जो है अपने टास्क के साथ तब तक लगे रहेंगे, तब तक उसको ऑक्यूपाइड रखेंगे जब तक कि वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, कर लेते हैं सक्सेसफुली, तब तक वो बेचैन रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। तो इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकलैंड, अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल आर बैकबोन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर फास्ट ग्रोथ। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत जल्दी ग्रो करती है तो इन टाइप के पीपल्स की वजह से ग्रो करती है, क्योंकि इनको जो टास्क दे दिया जाता है ना, जब तक ये टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये बैठते नहीं हैं, और ये इनको टास्क दिया जाता है तो इनके अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और इनको जो है टास्क प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि वो अचीवमेंट की फीलिंग उनके अंदर आए। उसके बाद जो दूसरी नीड है दैट इज नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन यानी कि बिलोंगिंगनेस, यानी कि यहाँ पर रिलेटेडनेस की बात हो रही है कि आप दूसरों से जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ डिज़ायर फॉर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आप कॉलेज की बात कर लें चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनको अच्छा लगता है कि वो दोस्त बनाएं, जिनको अच्छा लगता है कि वो एक साथ मिलकर पढ़ाई करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अकेला पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये नीड फॉर एफिलिएशन वाले वही हैं कि जिनको ग्रुप में पढ़ना पसंद है, ग्रुप में काम करना पसंद है। जब वो किसी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें वही काम अकेले करने के लिए बोल दीजिए तो वो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनमें कोई ड्रॉबैक रह जाएगा, कोई परफॉर्मेंस उनकी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप के लोगों को भी आपको पहचानना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना होता है, और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है टीम वर्क वाला चीज़ देना, टीम वर्क वाला काम देना चाहिए। तो ये पर्सन इज सेटिस्फाई इफ इज एबल टू मेंटेन प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप, यानी कि अगर उसका सोशल रिलेशनशिप अच्छा है
तो वो जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, वो सेटिस्फाई होगा। इंडिविजुअल्स हैविंग हाई एफिलिएशन नीड प्रेफर वर्किंग इन एन एनवायरमेंट प्रोवाइडिंग ग्रेटर पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जो एफिलिएशन से मोटिवेट होते हैं ना, उनको वर्किंग इन्वायरमेंट भी ऐसा चाहिए होता है जहाँ पे इंटरेक्शन हो। आप अकेले ऑफिस में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, आप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपने, अगर आपने क्यूबिकल, एक सीरीज़ वेब सीरीज़ है, वो क्यूबिकल वेब सीरीज़ अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे देखेंगे कि जो पर्सन होता है वो जो है उसको प्रमोट करके एक सिंगल अलग से सेपरेट कैबिन दे देता है। पहले 4 लोग मिलकर साथ में एक जगह बैठ के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रमोट होता है उसकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसको कैबिन मिल जाता है, लेकिन उस कैबिन में वो अकेला परेशान हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता, तो वो वापस से अपने फ्रेंड्स के पास आके काम करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज नीड फॉर एफिलिएशन। सच इंडिविजुअल्स आर इफेक्टिव परफॉर्मर इन अ टीम। तो ये इंडिविजुअल क्या होते हैं, ये इफेक्टिव परफॉर्मर होते हैं जब वो एज अ टीम काम करते हैं। क्लियर। इसी तरीके से एक पर्सन और होते हैं, वो होते हैं नीड फॉर पावर वाले, यानी कि उनकी नीड क्या होती है कि उनको पावर चाहिए होता है। द डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर एज पर योर विश। पावर का मतलब क्या होगी, आपके पास पावर होती है तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो से चाहो ऐसा काम करवा सकते हो, तो इनके अंदर ये पावर होती है। इट इज़ द डिज़ायर टू हैव कंट्रोल ओवर अदर्स एंड टू बी इन्फ्लुएंशियल, यानी कि दूसरे के ऊपर कंट्रोल होना और इन्फ्लुएंशियल होना, यानी कि आपकी वजह से सामने वाला भी इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसा उनके अंदर अच्छी ये जो है इन डिज़ायर होती है, इच्छा होती है। तो इट इज़ सेटिस्फाइड बाई ऑक्यूपाइंग हायर पोजीशन। अब ये इच्छा कैसे पूरी होगी, जब उनको हायर पोजीशन मिल जाएगा। तो हायर पोजीशन पाने के लिए उनको परफॉर्मेंस देना होता है, वर्क परफॉर्मेंस को कंप्लीट करना होता है। तो पर्सन इज मोटिवेटेड इफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हिम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल पावर, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन उनको अपने पर्सनल पावर को एक्सरसाइज करने का मौका देता है कि आप अपने पर्सनल पावर का यूज़ करके जो है टास्क को परफॉर्म करिए, और आपको जो है पावर मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन में भी पोजीशन पावर मिलेगी। पर्सनल पावर, पोजीशन पावर, 2 पावर होती है। तो पर्सनल पावर का यूज़ करके पोजीशन पावर हासिल कर लेते, तो ये मोटिवेट होते हैं, और इससे क्या होता है कि वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो आपको, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को, ये 3 टाइप के कैटेगरी के पीपल को आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती है। जिसको पावर चाहिए उसके पावर के अकॉर्डिंग आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मोटिवेट करिए। जिसको एफिलिएशन चाहिए उसको टीम के अकॉर्डिंग जो है मोटिवेट करवाइए, और जिसको एफिलिएशन क्या कहते हैं, अचीवमेंट चाहिए होता है, उसको टास्क दीजिए, टास्क कंप्लीट करिए, उसको सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, अवार्ड, रिवॉर्ड जो भी है उसको देकर जो है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मैकलेंड 3 नीड फैक्टर थ्योरी होता है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन।